जय श्री राम। देखिए, समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है, या दूसरे शब्दों में कहे तो भारत पर अंग्रेजों ने कैसे शासन किया, कैसे उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया, कैसे एक कंपनी ने आकर के भारत में सत्ता स्थापित की। इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी क्या होती है। हर देश की अपनी कुछ कंपनियां होती हैं। जैसे भारत की है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री होगी, टाटा होगी, जियो हो गई। ऐसी हर देश की कंपनी होती है जो दूसरे देशों में जाकर के व्यापार करती है। जैसे हमारी रिलायंस कंपनी है, वह इंग्लैंड में भी व्यापार करती है, अमेरिका में भी व्यापार करती है। ऐसी इंग्लैंड की एक कंपनी थी, उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए आई थी। अब व्यापार करने के लिए जब कोई कंपनी शुरुआत में आती थी तो उसे सबसे पहले व्यापार करने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती थी, और ये रास्ता इन्होंने चुना था। कौन सा? समुद्री रास्ता। अब समुद्री रास्ते से व्यापार करने के लिए इन्हें एक चीज और चाहिए थी, वो थी बंदरगाह। जैसे हमारा समुद्री रास्ता है तो यानी कि कहीं से व्यापार होगा, सामान आना जाना किस चीज से होगा? जहाजों से। पानी के बड़े बड़े जहाज होते थे उनसे। अब उन्हें रुकने के लिए एक स्टेशन भी चाहिए होता था। जैसे रेलवे को रुकने के लिए क्या चाहिए होता है? स्टेशन। ऐसे ही जहाज को रुकने के लिए एक स्टेशन चाहिए होता था, उसको बोलते थे बंदरगाह। अब उन बंदरगाह पर सबसे पहले कब्जा करना पड़ता था, जिससे वहां से व्यापार कर सके। अब ऐसे जैसे ये आए थे तो इन्हें सबसे पहले बंदरगाह की जरूरत थी। अब बंदरगाह पर कब्जा करने के लिए जो पहले से उन बंदरगाह पर जो सी कंपनी थी उनसे युद्ध करना पड़ता था। जैसे अगर कोई बंदरगाह है, वहां पर फ्रांस की कोई कंपनी है, तो सबसे पहले फ्रांस की कंपनी को हरा करके वहां पर उस बंदरगाह को छीनना पड़ेगा, और फिर उस बंदरगाह के हिसाब से अपना व्यापार करना पड़ेगा। तो इसीलिए इनके पास एक छोटी मोटी सेना होती थी। जैसे 2000 आदमियों की सेना, 500 आदमियों की सेना, इसी तरीके के हर कंपनी के पास अपनी कुछ सेना होती थी। अब ये जब शुरुआत में भारत में आए तो इन्होंने बंगाल में कहे या भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसमें से एक बंदरगाह था बंगाल वाला। ठीक है, अब इन्होंने बंगाल के जैसे बंदरगाह पर कब्जा शुरू कर लिया। अब इन्हें वहां से व्यापार करना था, उसके लिए इन्हें लेनी थी परमिशन। कहा कि वहां के शासक की, कि बंगाल के शासक की। अब बंगाल का शासक कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। अब इन्होंने बंगाल के शासक से परमिशन ली कि क्या हम व्यापार कर सकते हैं, तो बंगाल के शासक ने भी परमिशन दे दी, क्योंकि व्यापार करने से शासक को भी फायदा होता था। शासक को क्या मिलता था? टैक्स मिलता था। अब कंपनी चाहे फ्रांस की हो या जर्मन की हो, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? इन्हें तो अपने टैक्स से मतलब था। तो इन्होंने इसको कंपनी को भी क्या कर दी? परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप व्यापार कर सकते हो। अब एक चीज थी कि हर चीज पर इनको टैक्स देना पड़ता था। व्यापार सामान यहाँ से उठाया तो टैक्स, यहाँ ले गए तो टैक्स, बंदरगाह पर टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, टिकड़ा टैक्स। तो इस टैक्स से क्या होगा? ये कंपनी परेशान आ गई कि यार हर जगह हमें टैक्स देना पड़ रहा है, हर जगह टैक्स। ये करो, मैं उठ जाऊं तो टैक्स, ये करूं ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स। तो इन्होंने सिराजुद्दौला यानी कि बंगाल के जो नवाब था सिराजुद्दौला, उससे कहा कि भाई देखो, इतने टैक्स हमारे बस की बात है नहीं। अब सबसे पहले आप क्या करो, हम आपको हर साल एक निश्चित टैक्स दे देंगे। अब उसके बदले में हम आपको बार बार टैक्स नहीं देंगे। तो नवाब ने भी मान लिया कि भाई एक ही बार की में टैक्स आ रहा है, टैक्स वसूलने वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं पड़ने की। अब एक ही साल में टैक्स आ गया तो हर साल एक टाइम पे पैसा आ जाए तो उससे बढ़िया क्या है। तो सिराजुद्दौला ने ये शर्त मान ली कि हाँ चलो ठीक है, एक बार की में हर साल एक ही बार की में टैक्स दे देना, बाकी हम ये वो टैक्स सब हटा दिए गए। अब क्योंकि ये एक कंपनी थी, और कंपनी के अधिकारी क्या होते हैं? भ्रष्ट होते हैं। आपको भी पता होगा, हमारे यहाँ के कंपनी के अधिकारी, अगर सरकारी कंपनी है तो उसका बेड़ा गर्क करके मानते हैं अधिकारी लोग। अब ऐसे ये भी एक कंपनी थी तो इसके अधिकारी भी भ्रष्ट थे। उन्होंने क्या किया? टैक्स तो कंपनी पर कोई टैक्स नहीं लगता था, तो उन्होंने अपना व्यापार भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अपना व्यापार भी करना शुरू कर दिया, और कंपनी के नाम से शुरू कर दिया कि भाई ये तो कंपनी का माल है तो इस पर टैक्स नहीं देना, जबकि माल किसका था? अपना था। और इतना ही नहीं, ये क्या करते थे अधिकारी लोग? व्यापारी से, जो छोटे मोटे व्यापारी थे, व्यापारी को तो टैक्स देना पड़ता था सिराजुद्दौला को। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारा माल यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे, और कंपनी के नाम से पहुंचाएंगे, तो थोड़ा बहुत पैसा हमें दे देना, जो टैक्स है उसकी जगह पर हमें थोड़ा बहुत पैसा दे देना। तो ऐसे अधिकारियों ने घोटाला करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये बात सिराजुद्दौला का पता लगी तो उसका खून फूक गया, उसका मत्था खराब हो गया कि ये क्या ड्रामा है। ऐसे इतने घोटाले तो आज के हमारे अधिकारी भी नहीं करते जितने ये कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला का खून फूक गया, वो इनसे नाराज था अधिकारियों से कि ये ड्रामा नहीं चलेगा भाई,
तो इस बात पे इनकी अनबन होती रहती थी कि ये कहते थे कि हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, सिराजुद्दौला कह रहा है कि तुम कर रहे हो, ये कह रहे हम नहीं कर रहे, कर रहे हो नहीं कर रहे, अरे भाई कर रहे हो। तो कोई प्रूफ उसके पास भी नहीं था, और प्रूफ ये तो मना कर ही रहे थे, तो इस वजह से चलता रहा इतना काम। पर एक समय पर क्या हो गया, एक समय पर फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध होने की स्थिति हो गई। उस समय पर युद्ध होना बहुत आम बात थी, कभी ये देश उस देश से भिड़ गया, ये देश उस देश से भिड़ गया, और वो उससे भिड़ गया, उसने उसका सर फोड़ दिया, उसने उसकी हड्डी तोड़ दी। तो ये सब बहुत आम बात थी देशों के मामले में। कभी कोई देश किसी पर आक्रमण कर रहा है, कभी कोई किसी पर आक्रमण कर रहा है। ये तो लड़ाई होनी तो तब से बंद हो गई जब से परमाणु बम शुरू हुए। अब देश परमाणु बम की वजह से कोई देश लड़ता तो नहीं आपस में, पर उस समय पर परमाणु बम नहीं था, तो उस वजह से लड़ाई चलती रहती थी। तो वहां पर किसका, इंग्लैंड का और फ्रांस का आपस में युद्ध होने वाला था। अब इंग्लैंड की कंपनी भी भारत में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे ही फ्रांस की कंपनी भी भारत में थी। अब ये इन्हें लगने लगा कि वहां युद्ध होते ही कभी हमारे बीच में युद्ध ना छिड़ जाए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी की सेफ्टी के लिए, जहां इनकी कंपनी का हेडक्वार्टर था, जहां इनके कारखाने थे, उनकी क्या करनी शुरू कर दी, किलाबंदी शुरू कर दी। अब किलों की खासियत ये होती थी कि उनको हराना, किले में घुसना, और किसी किले में घुसना बहुत आसान होता नहीं था, क्योंकि बहुत हल्के हल्के रास्ते होते थे, जहां से जाना बहुत कठिन होता था। जगह जगह पर ये जाल बिछाए रखते थे उन किलों में, ताकि अगर कोई सेना आए तो उसको वहीं निपटा दिया जाए। तो इस वजह से किले बंदी शुरू कर दी, ताकि इनको हराया ना जा सके आसानी से। अब इस वजह से सिराजुद्दौला भड़क गया कि भाई कंपनी हो, कंपनी की हैसियत से रहो, ज्यादा नवाब तो बनो मत। अब इसी वजह से क्या हुआ, प्लासी का युद्ध का आरंभ हुआ। अब सिराजुद्दौला क्या हुआ, भड़क गया कि भाई ये ड्रामा नहीं चलेगा, ऐसे किलाबंदी क्यों कर रहे हो। किलाबंदी का अंग्रेजों को फायदा होने वाला था कि उनकी कंपनी को आसानी से कोई हरा नहीं सकता था। अब नवाब तो नवाब है, वो किस तरीके से देख सके कि कोई बंदा आकर हमारे इसमें किला बना रहा है और हमसे ज्यादा ताकत ले जाए। तो इस वजह से नवाब ने कहा कि भाई तुम्हें हराने से पहले हम तुम्हें यहाँ से निपटाई देंगे, जड़ उखाड़ देंगे। पहले ही वो चिड़ा हुआ था, एक ऊपर से किलेबंदी करनी शुरू कर दी इन्होंने। तो इस वजह से इसका सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसका खून फूट गया। उन्होंने कहा प्लासी का युद्ध होगा, अब एक युद्ध छिड़ेगा। अब एक तरफ थे ये कंपनी, अब कंपनी में बहुत ज्यादा सैनिक नहीं होते, 1-2 हजार दूसरी कंपनी से लड़ना पड़ता था, और दूसरी कंपनी के पास भी इतने ही थे, 1-2 हजार सैनिक ही होते थे। तो इसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी, उसके पास भी सैनिक थे केवल 900। और यहाँ ये सिराजुद्दौला, ये तो नवाब था, नवाब मतलब राजा, और राजा के पास तो भरपूर सैनिक होते हैं। तो इनके पास थे कितने, 18,000 सैनिक। नवाब के पास 18,000 और कंपनी के पास कुल 900 सैनिक। तो अब कंपनी को दिख गया, जो कंपनी का प्रबंधक था, जो वहां का कंपनी का कार्यभार संभाल रहा था, उसका नाम था क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। अब क्लाइव को दिख गया कि भाई ऐसे तो हार जाएंगे, सुअर की मौत मारेंगे, भूस भर देंगे मारते मारते। 18,000 सैनिक जब 900 आदमी की पिटाई करेंगे तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा, सुअर भर देंगे मारते मारते। तो इन्होंने समझ में आ गया कि ऐसे तो युद्ध जीतता नहीं जाने का। अब क्या करा जाए, तो इन्होंने षड्यंत्र रचा और कहा कि ऐसा कोई ना कोई बंदा तो होगा जो इसको धोखा दे। किसको, सिराजुद्दौला को, बंगाल के नवाब को। तो इसने क्या किया, अपने 2 जासूस भेजे और देखा कि ऐसा कोई बंदा तो होगा ससुरा जो इसको धोखा दे और हम ये युद्ध जीत सके। तो ऐसा एक बंदा था सिराजुद्दौला का सेना नायक, यानी कि सेनापति, जो 18,000 सैनिक थे सिराजुद्दौला की राज्य के, उनका जो सबसे बड़ा अधिकारी सेना नायक, उसका नाम था मीर जाफर। ये गद्दारी करने वाला बंदा था। अब इसको समझ में आ गया कि हाँ भाई चलो, ये तो गद्दार तो मिल गया। अब इन्होंने क्या करा, मीर जाफर बहुत ज्यादा लालची आदमी था, वो पहले से ही सोचता था कि यार ये गद्दी मुझे मिल जाए, सेना नायक बन के किसका भला हुआ, मुझे तो नवाब बनना है। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ये दगा दे सकता है, और बहुत बड़ा सेना नायक भी था। सेना नायक मतलब उसके इशारे पर ही युद्ध चलेगा। जैसे हमारी सेना को अगर युद्ध करना है तो सबसे पहले अगर हमें पाकिस्तान को पीटना है तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लेना देना कुछ नहीं है उससे। जब राष्ट्रपति जी कहेगी, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी कहेगी, तब ही हम युद्ध कर सकते हैं। हमारी सेना तभी भिड़ेगी जाकर के, किससे, पाकिस्तान से, जब राष्ट्रपति बोले। प्रधानमंत्री मोदी जी कितना भी कहते, सेना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी यहाँ की सेना का हेड कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है।
अब ऐसे उस सेना का हेड कौन था उस समय? मीर जाफर। अब उसने मीर जाफर को देख गया कि गद्दी पाने का बढ़िया मौका है, ये ससुरा मरेगा मर जाना, तो मुझे तो गद्दी मिल गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें गद्दी देंगे, पर हमारा इस युद्ध में जिता दो। अब ये सेना नायक था, तो इसने सेना नायक होने के मामले में इसने षड्यंत्र रचा। इन्होंने युद्ध करने से ही मना कर दिया। इसने सेना से कहा कि भाई हम युद्ध कर ही नहीं रहे, बात खत्म। अब इससे सिराजुद्दौला बेचारा परेशान, ये क्या ड्रामा हुआ भाई, सेना नायक ने युद्ध करने से मना कर दिया। अब सेना नायक ने मना कर दिया तो सेना की तो खुद ही मना हो गई, सेना तो बिना सेना नायक के चलने से रही। तो इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध करने से मना कर दिया कि हम नहीं कर रहे, जा करना है जो करना। अब बेचारा सिराजुद्दौला क्या करे, अकेला था, अब ये भी कुछ नहीं कर सकता था। पर जब तक राजा को ना मारा जाए तब तक विजय भी नहीं मान सकते कि हम जीत गए। अब जीतने के लिए सबसे पहले या तो राजा को बंदी बनाया जाए या उसको निपटाया जाए। तो सिराजुद्दौला का मारना भी जरूरी था। तो मीर जाफर जो सेना नायक था, उसने अपने बेटे को भेज करके सिराजुद्दौला को मरवा दिया। उसने क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को मरवा दिया। तो ऐसे ही जो इसने भाग नहीं लिया युद्ध में और उसको मरवा दिया। तो इस वजह से अंग्रेजों की क्या हो गई, जीत हो गई। अब अंग्रेजों की जैसे ही जीत हुई तो अंग्रेज ने क्या किया, इसको मीर जाफर को गद्दी दे दी कि भाई अब से बंगाल के नवाब तुम हो। ठीक है, मीर जाफर ने क्या मिल गई, गद्दी मिल गई। और यहाँ पर अंग्रेजों को एक ऐसा नवाब मिल गया जो उसका इशारे पर काम करे। अब ये बिल्कुल कठपुतली जैसा नवाब था मीर जाफर। अंग्रेज कहते थे बाबू ले ये ले बिस्कुट खा, तो ये कह रहे हाँ मालिक जी अभी खा रहा हूँ, मालिक जी हाँ अभी खा रहा हूँ, बाबू उठ जा, हाँ पापा जी उठ गया, बाबू बैठ जा, हाँ पापा जी बैठ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही कठपुतली नवाब था, बिल्कुल जैसा अंग्रेज कह रहे हैं, ये बिना सोचे समझे अंग्रेजों की बात मान ली। अब इनको मिल गया अच्छा खासा। अब एक समय तो ऐसा चलता रहा कि कठपुतली के तौर पर करो गया काम, जैसा अंग्रेज कहेंगे करो गया। अब एक समय पर आ गया ऐसा कि इसके बस की काम करना रहा नहीं। इसने कहा कि मेरे बस की नहीं है ये कठपुतली वाला काम, आप कुछ और ड्रामा देख लो, मेरे से नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इनको शासक तो चाहिए था, कोई नवाब तो चाहिए था। तो इसकी जगह किसका, मीर जाफर का जो था दामाद, मीर जाफर के दामाद, इसका नाम था मीर कासिम, इसको क्या कर दी, गद्दी पर बिठा दिया, इसको नवाब बना दिया। अब कौन हो गया नवाब, मीर कासिम। अब मीर कासिम बहुत ही शुरुआत में तो इसने अंग्रेजों का साथ दिया कि ठीक है चलो भाई जैसा तुम कह रहे हो हम कर रहे हैं, जैसा तुम कह रहे हो हम कर रहे हैं। पर इसका दिख गया कि यार ये ड्रामा तो नहीं चलेगा, ये ससुरे जो कह रहे हैं मुझे करना पड़ रहा है, भाई नवाब हूं मैं भी, कुछ तो इज्जत रखो मेरी। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अब ये बहुत माइंडेड व्यक्ति था, तो इसने जाकर के क्या कर दिया, अब यहां से शुरुआत हुई बक्सर के युद्ध की। अब इसने जाकर के जो मुगल सल्तनत का जो हेड था उसको, और एक अवध का नवाब था उसको, ये 3 जने मिल गए। अवध के नवाब का नाम था शुजा-उद-दौला, उसका नाम सिराजुद्दौला था, जो पहले की बात कर रहे हैं इसका नाम था शुजा-उद-दौला। तो अवध के नवाब को मिला लिया और जो मुगल सल्तनत का हेड था उस समय पर उसको मिला लिया, और ये हो गया मीर कासिम। तो इन तीनों ने कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया कि अब हम तुम्हें पीट कर यहाँ से भगाएंगे। पर कंपनी तो कंपनी है भाई, वो तो माइंडेड व्यक्ति थे। तो इन्होंने तीनों को मारा, एक साथ मारा, तीनों की मारते मारते खाल उधेड़ दी। अब जीत किसकी हुई, कंपनी की। फिर से जीत किसकी हुई, कंपनी की। बक्सर में के युद्ध में जीत किसकी हुई, कंपनी की। अब कंपनी ने इनकी मारते मारते खाल उधेड़ दी। अब बेचारे क्या करे, कुछ कर नहीं सकते। अब इसी तरीके से जब हार ही गए तो अब क्या करा, कंपनी ने सोच लिया, भाई कंपनी का दिमाग चलने लगा कि यार ससुरे नवाब है तो, पर क्या करे, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। जब तक किसी और को नवाब बनाए। शुरुआत में मीर कासिम भी कठपुतली नवाब था, पर बाद में उसने ये युद्ध छेड़ा। तो ऐसे ही उनको दिख गया कि ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक ट्रीटी साइन कर ली। इस युद्ध के बदले में जीत तो इनकी हुई थी, अब तो वे जैसा कह रहे थे इनको नवाबों को करना पड़ रहा था। तो इन्होंने, कंपनी ने क्या कहा, इन नवाबों की जो सबसे बड़ी चीज होती है उस पे ही वार करते हैं। अब किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा, राज्य चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टैक्स। क्योंकि टैक्स से ही सारे राजा पैसे वसूलते हैं, और उस पैसे से ही जनता की भलाई या बुराई जो करते हैं वो तो बाद में करते हैं, पर अपना टैक्स शुरुआत तो उससे ही होती है, टैक्स से। तो इन्होंने टैक्स
जो कंपनी थी उन्होंने टैक्स वसूलने का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहा तुम बस राज रूज करो, तुम्हारे बस की और काम नहीं है, टैक्स हम वसूल देंगे। अब टैक्स कौन वसूलने लगा? कंपनी वसूलने लगी। जो राज्य का उनका टैक्स था वो कौन वसूल रहा था? कंपनी। अब अगर देखोगे तो ये है बंगाल, तो इतने राज्य पर, इस पूरे राज्य पर क्या हो गया? कंपनी का शासक हो गया। मतलब मेन जो टैक्स लेने का अधिकार हो गया वो किसका हो गया? कंपनी का हो गया। यानी कि मेन टाइप से राजा कंपनी ही बन गई यहाँ की। अब कंपनी कौन वसूल रही थी? कंपनी। अब कंपनी को आपको पता ही है, कंपनी को कौन चलाता है? अधिकारी, और अधिकारी ससुरे होते ही भ्रष्ट है। अब ये भ्रष्ट थे तो यानी कि इन्होंने कंपनी में क्या करना शुरू कर दिया? घोटाला शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी क्या होने लगी? धीरे 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 कमजोर होने लगी, कंपनी की हालत खराब होने लगी, कंपनी कगाली की कगार पर आने वाली थी। अब ये तो इतना तो चल ही रहा था, एक साथ एक समय पर क्या हो गया? बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा, बहुत भीषण सूखा पड़ा सन 1769, यानी कि 1769 में इतना भीषण अकाल पड़ा कि वहां पर लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए। अब देखोगे ये है बंगाल के उस समय के अकाल की, ये इतना भीषण था कि लोगों पर खाने के लाले पड़ गए। ऊपर से कंपनी ससुरी अपने फायदे के लिए उन्होंने टैक्स को और ज्यादा बढ़ा दिया, बंगाल के लोगों पर टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया, और इस वजह से इनको खाने के भी लाले पड़ गए, और बंगाल की 1/3 जनसंख्या इसमें मर गई। कितनी? बंगाल की 1/3 जनसंख्या इसमें मर गई। अगर बंगाल में उस समय पर 30 लाख आदमी थे तो 10 लाख आदमी उस समय पर इस अकाल के चलते मर गए। इतना भयंकर सूखा पड़ा था उस समय पर। अब कंपनी तो इसका फायदा वैसे भी कंपनी को हुआ नहीं, टैक्स बढ़ाया तो, पर फायदा कुछ हुआ नहीं कंपनी को, इतना ज्यादा टैक्स बढ़ाकर भी फायदा नहीं हुआ, कंपनी लगातार घाटे में चली थी। अब कंपनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के लिए कंपनी बहुत ज्यादा जरूरत है, इंग्लैंड के लिए, क्योंकि कंपनी से टैक्स इंग्लैंड भी लेता था। अगर आप कंपनी देखोगे तो अगर कोई भारत की कंपनी है तो जहां पर वो व्यापार करेगी, अगर कोई भारत की कंपनी जैसे रिलायंस है, अगर वो अमेरिका में व्यापार कर गया तो अमेरिका भी उससे टैक्स लेगा और भारत भी उससे टैक्स लेगा। तो इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स कौन भी लेता था? इंग्लैंड भी टैक्स लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब कंपनी का होना इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया? इंग्लैंड से कर्जा लेना शुरू कर दिया। कंपनी ने इंग्लैंड की सरकार से कर्जा लेना शुरू कर दिया, और कर्जा ले तो रही थी पर डूबने की कगार पर थी। इससे उस कंपनी पे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे वे ससुरे भ्रष्ट थे। तो इससे सरकार को लगने लगा कंपनी तो डूबेगी, ससुरा हमारा कर्जा भी डूब जाएगा, कंपनी तो कंपनी, हमारा कर्जा भी डूब जाएगा। तो इस वजह से सरकार ने एक फैसला किया कि कंपनी पर थोड़ा बहुत नियंत्रण रखा जाए, वहां के अधिकारियों पर थोड़ी बहुत सख्ती बढ़ती जाए, ताकि कंपनी ना डूबे और इससे हमारा भी फायदा चलता रहे। कंपनी ना डूबे और काम चलता रहे। तो इसी वजह से आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसी वजह से इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी पर कौन सा एक्ट लगाया? 1773 का, ताकि कंपनी भी बची रहे और भारत में क्या रहे? कंपनी रहे, और कंपनी की सहायता से हम भी रहे। अब कंपनी को दिख गया था, वो इंग्लैंड की सरकार को दिख गया था कि ये बहुत अच्छा मौका है किस पर? भारत पर थोड़ा बहुत कब्जा करने का। तो कंपनी ने का भारत पर क्या क्या फायदा था? तो उस कंपनी के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखना था। सबसे पहले तो कंपनी चाह रही थी क्या कि कंपनी के कार्यों पर अपना थोड़ा नियंत्रण रखे, ताकि कंपनी ठीक तरीके से चलती रहे, अन्य अधिकारी कंपनी का बेड़ा गर्क करके रहेंगे। दूसरा ये चाह रहे थे कि भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ले। अभी तक कौन चला रही थी? कंपनी चला रही थी। मेन राजा तो नवाब ही थे, कंपनी मतलब कार्य सारा कर रही थी, पर औपचारिक राजा इस समय भी कौन थे? नवाब थे। तो इन्होंने सोच लिया कि कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर पूरी तरीके से हम कब्जा करेंगे। तो वे और कब्जा करने की शुरुआत के लिए उन्होंने क्या सोचा कि केंद्र प्रशासन की नींव रखी जाए, ताकि वहां पर हमारा शासन हो सके, इसकी थोड़ी शुरुआत तो की जाए। तो इस वजह से इसका ये कारण था। दूसरा ये चाहते थे कि कंपनी का क्या हो, संसद पर नियंत्रण हो जाए।
अब कंपनी अगर देखोगे कुछ कंपनियां अपने आप से काम करती है कि हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, पर ये चाह रहे थे कि संसद यानी कि कंपनी पर थोड़ा सा नियंत्रण कर ले को, कि कंपनी को भी वही करना पड़ेगा जो सरकार चाहेगी यानी कि संसद चाहेगा। तो इस वजह से इसका रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व है, ये इसकी वजह से थोड़ी सी नींव पड़ी इंग्लैंड सरकार की भारत में। अब इस एक्ट में क्या क्या था वो समझते हैं। अब इस एक्ट में सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो यही था, यहाँ पर मैं लिख के नहीं लाया हूं, पर पहला पॉइंट यही था कि अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी चीज क्या थी, अधिकारी और अधिकारियों का घूस लेना। अधिकारी लोगों से क्या लेते थे, घूस लेते थे और अपने निजी फायदों के लिए गिफ्ट का नाम दे देते थे कि उस आदमी ने हमें गिफ्ट दिया। तो इस एक्ट ने क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी कंपनी का आदमी घूस लेता हुआ पाया जाएगा तो उसकी हड्डी तोड़ देंगे, मारते मारते उसका भूस भर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अधिकारियों ने क्या कर दिया, कंपनी पर यह नियंत्रण लगा दिया कि कोई किसी भी प्रकार का अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकता कोई भी अधिकारी। दूसरा, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं लेगा कोई भी अधिकारी या कंपनी का कोई भी मेंबर। तो ये सबसे पहली चीज थी। अब दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज क्या थी कि हर कंपनी भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार कर रही थी। जैसे ये देखोगे सूरत में व्यापार कर रही थी, बॉम्बे में व्यापार कर रही थी, मद्रास में व्यापार कर रही थी, और बंगाल पर तो पूरे पे यहाँ पर केवल व्यापार कर रही थी। तो ये बंदरगाह पर था इनका कब्जा, पर यहाँ पर इसका लगभग पूरी तरह कब्जा हो गया था। तो अलग अलग हर कंपनी की हर ये जगह, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, बॉम्बे हो गया, सूरत हो गया, मद्रास हो गया, ये अपने कंपनी में जो भी था वहां के अलग गवर्नर होते थे। गवर्नर मतलब जो कंपनी का उस समय पर इस जगह का एक अलग गवर्नर था, इस जगह का एक अलग गवर्नर था, इस जगह का एक अलग गवर्नर था, यानी कि कंपनी एक थी पर उनके काम करने का पूरा सिस्टम अलग ही था। ये पूरी एक कंपनी की तरीके से काम नहीं कर रहे थे। जैसे ये ऐसा था कि गवर्नर की ये कंपनी अलग होगी, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो इन्होंने सोचा कि जब इनमें एकता नहीं है तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर था, क्योंकि ये बड़ा था, बंगाल के जब गवर्नर का नाम कर दिया गवर्नर जनरल, और इनका नाम हो गया गवर्नर। ठीक है, इस एक्ट का दूसरा पॉइंट यही था कि इसका नाम कर दिया बंगाल के गवर्नर का गवर्नर जनरल, और ये रह गए गवर्नर। अब ये इसका क्या मतलब था कि ये सारी एक कंपनी के रूप में काम करे। अब इनके गवर्नर को, इस गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करनी पड़ती थी कि आज हमने इतना व्यापार किया, ये व्यापार किया, ऐसे व्यापार किया, वैसे व्यापार किया। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के निवेशक होते हैं। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी केवल अंबानी तो चला नहीं रहे, नाम अंबानी का है, पर उसमें बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी है, जो बड़े बड़े शेयर है जिसके, ठीक है। तो ऐसे ही थे बंगाल के इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनका इसमें कंपनी में पैसा था, बहुत महंगा पैसा था, उनकी संख्या थी 24। अब उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या हो गया, इस पर डायरेक्ट नियंत्रण हो गया। अब जैसे आप देखोगे तो अभी रिलायंस पर पूरी तरीके से नियंत्रण लगभग किसका है, कंपनी और कंपनी के सीईओ का, यानी कि मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी या रिलायंस का जो भी सीईओ हो गए उनका ज्यादातर नियंत्रण है। पर इस माध्यम से क्या कह दिया कि केवल अंबानी को ही पूरी शक्ति नहीं दी गई, तो यानी कि एक कोई केवल इस कंपनी के अधिकारी को, गवर्नर जनरल को ही शक्ति नहीं दी गई, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जो भी कंपनी के बड़े निवेशक है उनको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कौन करेगा, गवर्नर जनरल की हमने ये किया वो किया। दूसरा पॉइंट यही था। अब तीसरा पॉइंट जो था, इसका पॉइंट जो था वो था कि ये तो हो गया कंपनी। अब कंपनी में क्या होता है, कई बार ये कहता है कि हम सही है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे कि हम सही है, तो इनमें मतभेद होगा। तो इसके लिए ये मतभेद कहां पर सुलझेगा, तो इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, न्यायालय की। तो इसलिए यहाँ पर बंगाल में सबसे बड़ा शहर क्या है, कोलकाता। तो कोलकाता में सबसे उच्च न्यायालय बनाया गया। कोलकाता में क्या, उच्चतम न्यायालय, ये तो अभी सर्वोच्चतम न्यायालय बनाया गया है भारत का, कोलकाता का वो है उच्चतम न्यायालय, पर उस समय पर बनाया गया कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि अगर कंपनी से जुड़े जितने भी मामले हो गए वो सब कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में उनका सुझाव होगा, यानी कि उनके फैसले हो गए कि क्या ये ठीक है वो ठीक है। जैसे कंपनी का कोई अधिकारी मना करने के बाद भी घूस ले रहा हो गिफ्ट के नाम पर, या निजी व्यापार कर रहा हो, तो वो मामले कहाँ जाते थे, सर्वोच्च अदालत में जाते थे। उस समय पर कलकत्ता सर्वोच्च अदालत में, और वहां पर क्या होता था, उनकी सुनवाई होती थी। अगर वे दोषी पाए गए तो उनको कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। तो